वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज oogenesis। ठीक है, अगेन आई रिपीट, द टॉपिक इज oogenesis। तो सर oogenesis क्या है? तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गमेट या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, वैसे ही द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमेट, एग या ओवा, दैट्स कॉल्ड oogenesis। ठीक है, तो देखो अब oogenesis के बारे में अगर हम बातें बोले, oogenesis के बारे में अगर बातें बोले, ठीक है, तो फीमेल में oogenesis उसके बर्थ के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फीमेल में oogenesis उसके बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बराबर, देखो बातें तो वही होने वाली है जैसे कि प्राइमोर्डियल सेल से उधर में मेल के केस में प्राइमोर्डियल सेल से जिस तरह से स्पर्म बनी, वैसे यहाँ पर भी प्राइमोर्डियल सेल से एग बनेगा, पर ये प्राइमोर्डियल सेल पहले ही बन चुकी है। ठीक है, जो प्राइमोर्डियल सेल है, डिप्लॉयड प्राइमोर्डियल सेल, यस, जिसको उन्होंने आपकी बुक के डायग्राम में क्या बोला है, PGC, दैट इज अ प्राइमरी जर्म सेल, ट्वाइस एन फॉर दैट इज अ डिप्लॉयड। ठीक है, एंड PGC स्टैंड फॉर प्राइमरी जर्म सेल, जो कि एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, अब ये एंडोडर्म क्या है हमको समझ में आ जाएगा, एक जर्म लेयर है, और ये एंडोडर्म योक सैक की वॉल फॉर्म करता है। योक सैक भी हमको समझ में आ जाएगा, योक सैक के डोर्सल हिस्से से ये PGC बनती है, शायद मैंने इस पिछले लेक्चर में इस बात की थी। ठीक है, और ये PGC फिर हिस्सा बनती है ओवरी का, PGC हिस्सा बनती है इसका ओवरी का। ठीक है, और ओवरी का हिस्सा बन के यस वो माइग्रेट होती है ओवरी की तरफ में और उसका हिस्सा बनती है। ठीक है, और फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती है। तो अगेन फेजेस तो वही होंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, पर ये सेल जब मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले ही हो चुका है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तभी ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो चुका था। और वही मेल के केस में यहाँ से लेके सारी आगे की बातें सब प्यूबर्टी के बाद हुई थी, यहाँ पर पैदा होने से पहले की ही बात हो गई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ये बातें हो चुकी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज तो ये होगा ही। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज तो होगा ही, यस, बट ये मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज पैदा होने के पहले ही हो जाएगा, प्यूबर्टी से पहले ही हो जाएगा। प्यूबर्टी से मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, यस, तो फीमेल में थोड़ा सा oogenesis है तो मियोसिस से ही, बराबर, पर उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, अगेन 3 फेज तो रहेगी मल्टीप्लिकेशन फेज, तो ये सेल्स डिवाइड होके ऑब्वियसली 2-4 बार डिवाइड कर दो, आप उसको कर दिया 2-4 बार डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को आप बोलोगे दैट इज वहाँ पे आपने क्या बोला था उसको, स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पे आप इनको क्या बोलोगे, oogonia। क्या बोलेंगे आप, oogonia। यस, अब ये ट्वाइस एंड दैट इज फॉर डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये oogonia, यहाँ से किसी भी एक oogonia को पकड़ो तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, यस, बराबर। अब कोई भी एक oogonia को लो, ठीक है, तो oogonia, चलो इसको ले रहा हूँ मैं, ये oogonia क्या होंगी, ग्रोथ फेज में जाएंगी, अपने आप को बड़ा करेंगी। ठीक है, यस, तो यहाँ से यहाँ तक किसी को भी लो ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसी को लिया। ठीक है, तो सेकेंड मार्कर किधर, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब वही मियोसिस के पहले इंटरफेस, क्योंकि ये सेल अब मियोसिस में जाने से पहले इंटरफेस में गई। तो इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है दैट इज अ प्राइमरी oocyte। क्या नाम है उसका, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अगेन ये कैसी है, ये भी डिप्लॉयड है, तो मैंने तो यही लिख के रखा है।
अब ये प्राइमरी oocyte अंडरगो टू मैच्योरेशन, ठीक है। पर आपको पता है कि ना सिर्फ इससे ये चीज़ ये बनी, यस, बल्कि इनके अराउंड भी आपको पता है कि फीमेल के केस में फॉलिकल्स बनते। तो जब ये oogonia बनी, तो ध्यान दो, जब ये oogonia बनी तो इस oogonia के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स भी अरेंज हुई, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स भी, ब्लैक कलर की फॉलिकुलर सेल्स भी उसको अराउंड अरेंज हुई, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मैंने इसके पहले के इसमें लेक्चर्स में, आप पिछले लेक्चर्स में जाओ, आपको मिल जाएंगे सब बातें। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। मतलब जब वो यहाँ से यहाँ तक बनी तो ये चीज़ ये तो हो रही है, मतलब अंदर में ये चीज़ ये हो जाएगी, पर इधर भी लेयर्स बढ़ते चलेगी, यस। क्योंकि फिर जब वो अगले स्टेप पर जाएंगी तो ये चीज़ इसके अंदर लेयर बढ़ते जाएंगे और वो ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा। तब तक वो क्या बन चुका होगा? ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा। पर ध्यान में रखो कि यहाँ से लेके आगे तक की जो चीज़ें हैं, यहाँ से लेके, मतलब देखो ये चीज़ अभी इस स्टेज पे तो है, इसके अराउंड भी वो ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनना या प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनना, सेकेंडरी से आपका ग्राफियन फॉलिकल बनना, ये सब FSH और एस्ट्रोजन के कारण होता है। और आपको पता है कि FSH एक गोनेडोट्रोपिन है जो कि प्यूबर्टी के बाद रिलीज होता है, ठीक है। बस समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन फेज कब तक हो गया, और फिर अब यहाँ से जो मैच्योरेशन फेज है वो प्यूबर्टी से होगा, क्योंकि वो अगेन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है ना। तो चलो देखते हैं, अब ये सेल यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ग्रोथ फेज हो चुका है, मियोसिस 1 होने वाला है, यस, मियोसिस 1 होने वाला है। तो मियोसिस 1 के बाद क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन हुई है, चलो देखते हैं। बराबर, ये न्यूक्लियस जो है ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और DNA वगैरह डबल हो चुका है। तो देखो अब क्या होने वाला है कि इससे ये सेल डिवाइड होगी, मियोसिस तो होगा पर वो अनइक्वल टाइप के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो करेंगे, जिससे कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, यस, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो जिससे कि दो अनइक्वल सेल्स बनी, तो ये जो बड़ी वाली जो सेल है, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte, एंड वो जो छोटा वाला जो मैंने बनाया है वो है पोलर बॉडी। एक्चुअली मैंने यहाँ अलग बनाया, पर डायग्राम में आप देखोगे जब ओवम की, तो वो उसी के साथ कहीं तो भी है। इस जब हम अभी ओवम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तो हमको पोलर बॉडी भी उसके पास, ये जो पोलर बॉडी है उसके साथ ही मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हप्लॉइड न्यूक्लियस है, यस, जिसको साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर मिला है, और इससे सारा का सारा साइटोप्लाज्म रिटर्न कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या हुआ था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी थी। यहाँ पर सिर्फ ये सेकेंडरी oocyte है, ये पोलर बॉडी है। ये क्या है? पोलर बॉडी। और पोलर बॉडी और एक बार बनने वाली है, इसलिए पहली बनी है, इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सिर्फ पोलर बॉडी लिखता हूँ मैं, पोलर बॉडी, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। तो मैं आपको बता दूं कि जब एग रिलीज होता है तो वो इस स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, क्योंकि देखो उसको पता है अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मियोसिस 1 ही हुआ है और मियोसिस 2 होने को बाकी है। अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, मियोसिस 1 ही हुआ है, ठीक है। थोड़ा देखो कैसा है बच्चों, अगर इसको समझ के पढ़ना है ना हमको, तो सेल डिवीजन का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, यस। कौन से टॉपिक का कंसेप्ट लगता है? सेल डिवीजन का, क्योंकि सेल डिवीजन ही तो है। ये क्या है, देखो ना, आप देखो गमेट बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक माइटोसिस हुआ और ये इधर मियोसिस हो रहा है, तो सेल डिवीजन तो है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, ध्यान में रखना इस बात को। हाँ, पर इतना है कि ये प्यूबर्टी से पहले वाली बात और प्यूबर्टी से यहाँ की वाली बात है। फिर आपको पता है भी कि फॉलिकल वगैरह भी बनता है, तो जब एग रिलीज होता है तो वो इस स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। अब मियोसिस 1 हो गया, देखो अब देखो ध्यान में रखो, मियोसिस 1 हो गया, पर मियोसिस 1 में भी 2 फेजेस है, मेजर 2 फेजेस, कैरियोकिनेसिस 1, साइटोकिनेसिस 1। फिर कैरियोकिनेसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज, फिर प्रोफेज भी डिवाइड होता है। तो चलो वो तो सब हो गया। अब मियोसिस 2 होगा तो अगेन कैरोकिनेसिस 2 होगा, साइटोकिनेसिस 2 होगा, फिर कैरोकिनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। आपको पता है ना कि ये 4 न्यूक्लियस कैरोकिनेसिस के 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल है ना, इसका प्रोफेज हो जाता है, प्रोफेज 2 हो गया उसका, मेटाफेज 2 अरेस्ट रहता है उसका। तो मेटाफेज नहीं हुआ इसलिए फिर उसके आगे का एनाफेज भी नहीं हुआ और टीलोफेज भी नहीं हुआ। तो ध्यान में देखो कि जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं ओवम के, तो वहां पर, और आपको पता है कि जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है तो उससे पहले उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। तो वो एक्चुअली न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस डिवाइडिंग है अभी, उसका मेटाफेज 2 अरेस्ट हो गया है। और आप अच्छे से जाके देखना मियोसिस में कि मेटाफेज 2 कितना लंबा चल सकता है करके। यस, या मियोसिस जो है वो कितना लंबा, आप थोड़ा सा 11th में जाके अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा जाके देखो सेल डिवीजन में, ठीक है। हाँ चलो, एनीवे, अब ये चीज और अगर डिवाइड हुई, वैसे तो ये जो चीज़ें ये डिवाइड नहीं होती, ये जो पोलर बॉडी ये डिवाइड नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, तो कंसिडर भी नहीं करना है यूजुअली डिवाइड। अगर ये अब डिवाइड होगी मतलब जब उसको स्पर्म की एंट्री होंगे तब डिवाइड होती हो, तो स्पर्म के एंट्री के बाद ये फिर डिवाइड होती है और अगेन फिर से क्या होता है, अनइक्वल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। तो ये हो जाता है आपका हप्लॉइड ओवा या एग, और ये अगेन फिर एक पोलर बॉडी बनती है, एंड दैट इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दैट इज अ सेकंड पोलर बॉडी। ये तो वैसे भी काम की नहीं है, फिर ये भी कोई काम की नहीं है। ये चीज़ है आपका मैच्योर एग या मैच्योर ओवा, ठीक है। पर वो यहाँ से यहाँ तक, दैट इज आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो मियोसिस 2 हुआ है, पर मियोसिस 2 कंप्लीट होता है स्पर्म की एंट्री के बाद। स्पर्म की एंट्री के बाद ही उसका, और स्पर्म की एंट्री कहाँ होंगी, फैलोपियन ट्यूब में। मतलब जब वो ओवरी से निकल गया है, तो ओवरी से निकल गया इस स्टेज में, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। फिर वो कहाँ आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म की एंट्री के बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया मैच्योर फीमेल गमेट, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ा सा अलग है। फिर अगेन देखो, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रोथ, और यहाँ से यहाँ तक मैच्योरेशन, यहाँ से यहाँ तक का मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये था अबाउट oogenesis, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ में, जो कि हमारा टॉपिक है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमेट, ठीक है। अब जो फीमेल गमेट जो रिलीज हुआ है वो इस स्टेज में रिलीज हुआ है, उसका भी मेटाफेज 2 अरेस्ट है। मेटाफेज 2 अरेस्ट है मतलब पूरा कैरोकिनेसिस हुआ नहीं है, तो फिर वो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक स्पर्म की एंट्री के बाद ही होने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या एग। पर जब एग रिलीज हुआ है ग्राफेन फॉलिकल में से, वो अकेला रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके साथ में और भी स्ट्रक्चर्स है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन में जो एग होता है, यस, वो किस स्टेज में रिलीज होता है। तो वो स्टेज में रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में वो रिलीज होता है, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है वो कैसा होता है, तो सर सबसे पहले तो ये में हम देखो एग की बात करें तो एग जो है फीमेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, बराबर, यस। वो होता कैसा है सर, वो स्पेरिकल होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। और सर वो नॉन मोटाइल होता है। सर कैसा होता है, वो स्पेरिकल होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब राउंडेड है, नॉन मोटाइल है, और हप्लॉइड है, यस। क्योंकि मियोसिस 1 हो गया है, तो मियोसिस 1 के बाद तो हप्लॉइड हो चुकी है, मियोसिस 2 होने का है, तो मैच्योर एग तो बनने का है अभी, पर अभी तो हप्लॉइड ही है, क्योंकि उसका सिर्फ मेटाफेज 2 अरेस्ट हुआ है। बाकी क्या, प्रोफेज तो हो चुका है, मेटाफेज 2 हो जाएगा, फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज और दैट इज अ टीलोफेज, तो कैरोकिनेसिस हो ही जाएगा, पर स्पर्म की एंट्री के बाद। पर अभी भी जब वो रिलीज भी हुआ है तो अभी भी वो हप्लॉइड ही है, तो चलो देखते हैं कि हप्लॉइड कैसे क्या क्या है। तो देखो ये सेंटर में आपका वो सेल बना दिया मैंने, यस,
बराबर। तो उसका न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली उसमें देखो आपको कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, क्योंकि मेटाफेज टू अरेस्टेड है ना, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखने वाली नहीं है। कैसे दिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्योंकि भैया मेटाफेज टू अरेस्ट है, मतलब कैरियोकिनेसिस स्टार्ट हो चुका है, और कैरियोकिनेसिस स्टार्ट हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुकी होंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं तो भी पोलर बॉडी भी दिखेंगी, इस पोलर बॉडी भी उसके साथ में कोई एसोसिएट है। ठीक है। और क्या है, ये जोना ब्लैक वाली जो बना रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ मैं, ये ब्लैक वाली जो बना रहा हूँ ये जोना पेलिसोडा है। ठीक है, जोना पेलिसोडा है, यस, जोना पेलिसोडा पहले ही बन चुकी थी। और ये जो ब्लू कलर की जो सेल्स बना रहा है, डेट इज अ कोरोना रेडिएटा, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, पूरा ओवरऑल भी बात करते हैं इसके बारे में कि ये कैसा है। ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ओ भैया भगवान, मैंने किसका डायलॉग मार दिया? एक आधे हीरो का डायलॉग मारना चाहिए था, मैंने हीरोइन का डायलॉग मार दिया। ये नहीं, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कोरोना रेडिएटा है। थोड़ा सा समय लग रहा है, जल्दी किसको है वैसे भी। ठीक है। तो ये है, अब इस पर पूरी बात करते एक बार कि ये है जब रिलीज़ हुआ वो इस स्टेज में। ठीक है। जब रिलीज़ हुआ वो ऐसा है, ये आउटर बाउंड्रीज ऑफ कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद में जो ब्लैक कलर की है दैट इज अ जोना पेलिसोडा, जोना पेलिसोडा। ठीक है। और देखते बाद में बाकी का, और पढ़ाते उसके बाकी की लेबलिंग करते। ठीक है। तो जब वो रिलीज हुआ ऐसा है, अभी है कैसा, स्पेरिकल, राउंडेड, कैसा है, हप्लॉइड है, बराबर। और कैसा है, नॉन मोटाइल, कैसा है, नॉन मोटाइल। स्पर्म कैसी थी, मोटाइल, ये कैसा है, नॉन मोटाइल। ठीक है। हाँ, और साइज कितना सर इसका? सर इसका साइज है 0.1 mm। इसका साइज कितना है, 0. इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ये तो बाकी तो कोई फालतू चीज़ है, ये इतना नहीं है। ये ब्लैक बाउंड्री के अंदर कितना साइज है सर उसका, 0.1 mm और 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 0.1 mm और 100 माइक्रोन का ये इसका साइज है। हाँ, अब ये एग है भाई, यस। तो एग बोला मतलब अंडा, मुर्गी का अंडा भी है। तो देखो एग की बात करें तो ह्यूमन एग जो होता है वो नॉन क्लिडॉइक होता है। ह्यूमन एग जो होता है वो कैसा होता है, नॉन क्लिडॉइक। क्लिडॉइक की स्पेलिंग लिख लेता हूँ थोड़ा सा मैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्या है बाबा, CLEIODOIC, नॉन क्लिडॉइक। ठीक है। नॉन क्लिडॉइक मतलब उसको शेल नहीं होता, जैसे कि आपके मुर्गी के अंडे को शेल होता है, वो ना कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, व्हाइट वाला, हार्ड वाला, जो कि अंदर की चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे वो फर्टिलाइज हो या अनफर्टिलाइज हो, पर आउटर उसको शेल होता है, या उसी को फोड़ के फिर आप वो आमलेट के लिए फोड़ते हो उसको। ठीक है। तो उस टाइप के शेल को, शेल जिस एग को प्रेजेंट होता है, उस टाइप के एग को क्लिडॉइक एग बोलते हैं। यस, क्लिडॉइक एग बोलते हैं। और ह्यूमन एग को ऐसा शेल नहीं होता, दैट्स व्हाई ह्यूमन एग इज नॉन क्लिडॉइक। फिर एक और चीज, ह्यूमन एग में योक सैक तो होता है, पर योक उतना नहीं होता। जबकि वही अगर मैं मुर्गी के अंडे की बात करूं, मतलब जिनको भी शेल वाला एग है, उनके एग में भरपूर मात्रा में योक है। वो योक का, एग का जो व्हाइट पोर्शन है, इट इज योक, और वो एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है एग में, जो कि वहाँ के डेवलपिंग एम्ब्रियो को या डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पर वो चीज़ ह्यूमन एग में नहीं है, मतलब उतनी नहीं, बहुत थोड़ी सी है। यस, दैट्स व्हाई ह्यूमन एग इज माइक्रोलेसिथल, दैट्स व्हाई ह्यूमन एग इज माइक्रोलेसिथल। यस, माइक्रो, तो वही अगर जिनके पास योग भरपूर मात्रा में, उसको मैक्रोलेसिथल बोलते हैं, मैक्रो। ठीक है। और ह्यूमन एग कैसा है, माइक्रोलेसिथल। मैं तो ये भी बोल सकता कि वो अलेसिथल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एकदम नहीं के बराबर ही है। अलेसिथल मतलब बिल्कुल ही नहीं, बराबर। तुम बोलोगे सर फिर एग में न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर बाकी का जो डेवलपमेंट हो कैसे होगा? तो एंडोमेट्रियम तैयार है ना भैया उधर, एंडोमेट्रियम से, क्योंकि देखो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ
तो वो एंडोमेट्रियम आते तक ही उसको न्यूट्रिशन की देखना है, बाकी तो एंडोमेट्रियम में एक बार वो यूट्रस की एंट्री हो गई तो फिर वो यूट्रस ही उसका नरिशमेंट का काम देख लेगा या करा देगा उसका काम, ठीक है। यस, इसलिए फिर वो यॉक नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाकी 9th मंथ तक का जो न्यूट्रिशन है वो तो एंडोमेट्रियम प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो अलेसिथल वाली बात समझ में आ गई, राउंडेड वाली बात समझ में आ गई, मतलब माइक्रोलेसिथल, पर मैंने माइक्रोलेसिथल भी बताया, अलेसिथल भी बताया और मैक्रोलेसिथल भी बताया। क्लोडाइक वाली कंडीशन भी समझ में आ गई, राउंडेड है ये भी समझ में आ गया, नॉन मोटाइल है ये भी समझ में आ गया। अब और बातें करते चलो, अब क्या क्या है तो देखो, अब इसके स्ट्रक्चर, अब अंदर से बाहर की तरफ जाओ या बाहर से अंदर की तरफ में आओ, तो जैसा करते हैं अंदर से बाहर की तरफ में जाते हैं। तो अंदर में क्या क्या है, तो अंदर में सबसे पहले तो ये पोलर बॉडी है, उसको छोड़ दो, पोलर बॉडी वो जो आपने जो बनाया था, ठीक है। ये इसका डिवाइडिंग न्यूक्लियस है जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर तो बन ही जाएंगे, तो डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, यस, और वो भी सेंटर में नहीं है, तो दैट इज असेंट्रिक, सेंटर में नहीं है, सेंटर में रहा होगा अभी सेंटर में नहीं है, दैट इज असेंट्रिक, यस, या इसेंट्रिक, असेंट्रिक ना बोलते हुए इसेंट्रिक बोलते, सेंटर में था अब नहीं है, ठीक है। और वो न्यूक्लियस अभी डिवाइडिंग और बड़ा सा है, और इसलिए उस न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बोला है, दैट डिवाइडिंग न्यूक्लियस, और बड़े से न्यूक्लियस को बोला है जर्माइनल वेसिकल, क्या बोला है, जर्माइनल वेसिकल, क्या बोला है उन्होंने, जर्माइनल वेसिकल, ठीक है, क्या बोला है, जर्माइनल वेसिकल डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फिर और क्या है, सेंट्रोल नहीं है, इसमें सेंट्रोल अब्सेंट है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल होंगे, हमको कंसीडर भी नहीं करने, पर मेन चीज सेंट्रियोल जो कि डिवाइडिंग के लिए डिवाइड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो यहां पर अब्सेंट है, ठीक है। मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तब इसमें सेंट्रियोल गायब हो जाने वाला है, ठीक है, तो वो सेंट्रियोल स्पर्म प्रोवाइड करके देने वाली है, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल या एग जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में, उसको ऊप्लाज्म जो कि डेंस है, अगेन बहुत सारा है, ठीक है। फिर और क्या है, हाँ, इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एग इज कॉल्ड एज अ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, यस, अब वो सेल मेम्ब्रेन ही है पर यहाँ पे अब उसको स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज अ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, शॉर्टकट मत मारो सर, पूरा लिखो, ठीक है, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। फिर वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बाद ज़ोना पेलिसोडा है, पर ज़ोना पेलिसोडा और वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी जगह है, एंड दैट जगह इज कॉल्ड एज अ पेरी वाइटिलाइन स्पेस, दैट जगह इज कॉल्ड एज अ पेरी वाइटिलाइन स्पेस, क्योंकि वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के अराउंड थोड़ी जगह है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ पेरी वाइटिलाइन स्पेस, या पेरी वाइटिलाइन स्पेस ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, पेरी वाइटिलाइन स्पेस, आपके इसमें वो शायद लास्ट लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद ज़ोना पेलिसोडा जो कि एक प्रोटीनेशियस मेम्बर है, अब मेम्ब्रेन है, सेल से नहीं बनी है पर एक प्रोटीन से बनी हुई वो एक मेम्ब्रेन है, बराबर। फिर उसके बाद ये है कोरोना रेडियाटा, उसके बाद जो फर्मली अटैच सेल है, दैट फर्मली अटैच सेल, यस, जुड़ी हुई सेल, दैट इज अ कोरोना रेडिएटा, और वो सेल्स आपस में हाइलोरोनिक एसिड से, वो सेल्स आपस में फर्मली मतलब टाइटली अटैच है बाय हाइलोरोनिक एसिड, जो कि एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, जो कि एक प्रकार का क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और वो चीज टाइटली बाउंडेड है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ में आते हैं तो कोरोना रेडिएटा, फिर ज़ोना पेलिसोडा, फिर ये स्पेस, फिर दैट इज अ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, ऊप्लाज्म, ये सब, ठीक है, कितना हो गया। अब ये जब स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो अब ऐसा करते हैं, ये जो एक है पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी आपकी ये वाली, दैट इज अ पोलर बॉडी, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, इट इज अ पोलर बॉडी, ठीक है, ये पोलर बॉडी होगी, बराबर। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा पोलैरिटी दे देते हैं, बस इसको क्या करते हैं, पोलैरिटी दे देते हैं, बराबर। तो अब जैसे देखिए अपनी अर्थ गोल है, तो फिर हमने उसके दो इधर के जो ऐसी पूरी गोल है ना, तो इधर के एंड कैसे नॉर्थ साउथ पोल दे दिया ना, तो वैसे कहते हैं इसको भी पोलैरिटी दे देते हैं। तो इसको हमने दो एंड दे दिए, यस, इसको पोलैरिटी दी है, तो ये जो इधर वाला जो जिधर पोलर बॉडी वाला जो एंड है, पोलर बॉडी की तरफ का जो एंड है, उसको इधर के एंड को और इसी के अपोजिट इस एंड को, ठीक है, तो ये जो एंड है, इधर वाला जो एंड है उसको बोला है एनिमल पोल,
एनिमल पोल, और उसी के जो अपोजिट है दैट इज अ वेजिटल पोल, उसी के अपोजिट है वो जो वेजिटल पोल। आपकी बुक में डायग्राम थोड़ा अलग होगा पर है तो ऐसा ही ना, यही चीज़ है। मैंने न्यूक्लियस इधर बना दिया, उसने कहीं दूसरे तरफ बना, पर बात तो हुई ना कि पोलर बॉडी की तरफ और न्यूक्लियस की तरफ का जो एरिया है, जो एंड है दैट इज एनिमल पोल, और उसी की जो अपोजिट जो एंड है दैट इज अ वेजिटल पोल। टेस्ट उसको क्या बोला है उन्होंने, वेजिटल पोल। ठीक है, तो ये था अबाउट ह्यूमन एग। ठीक है, यस। तो इसको पूरा अच्छे से बुक से पढ़ो, मैंने सारी बातें बुक से कवर अप की है, यस। कुछ 2-3 बात शायद एक्स्ट्रा भी बोली होगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझता तो कमेंट सेक्शन में आप उस पर क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।